क्या कहते हैं बस वो लोग बीच में रुकते थे, पानी नहीं आए क्या क्या कैसे वो वो स्टेज। पैसे में एडिट वो सॉफ्टवेयर खरीदा एडिट। लेट मी टेल यू। हेलो 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 हेलो। नींद आ रही क्या भाई? फिर ये भाई कुछ कह देगा बंगाली में जो फिर मैं कहूँगा उसको पता ही नहीं। अरे 2 1 गो। क्वेश्चन क्या था? गो। हर हर महादेव। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द काशी क्लैन पर स्वागत है। हम एक तस्वीर देखते हैं 1971 की, जहां पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भारत पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर कराते हैं। एक डाटा है 93,000 सैनिक पाकिस्तानी सरेंडर करते हैं जो जनरल आमिर अब्दुल खान के अंडर होते हैं। तो हमारा सीना 56 इंच से भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। मोदी जी के बारे में ऐसे कहा जाता है उनका 56 इंच का सीना है। तो मेरा तो वो पिक्चर देखकर 56 इंच से भी ज़्यादा सीना चौड़ा हो जाता है, और मेरा मानना है कि मेजॉरिटी भारतीयों का 56 इंच से ज़्यादा ही होता होगा। लेकिन हम वो तस्वीर देखते हैं, हम खुशी मनाते हैं जब भारत ने पाकिस्तान को हराया। हमने अभी 50 साल उस वॉर के बनाए। हम मेमोरियल बनाते हैं अपने सैनिकों के लिए। अभी बांग्लादेश में एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। लेकिन हम उससे पहले की कहानी, बाद की कहानी, वहाँ के नागरिकों पर क्या बीता उस टाइम पर, वो कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता भी है तो एक दो लोग हिस्टोरियन एकेडमिक उसी वो सर्कल में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने ये चीज़ें सही है, वो बांग्लादेश से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं, उन्होंने पलायन का दर्द सहा है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज विश्वास जी। राम राम भाई। नमस्कार आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है ये आपने बड़ा अच्छा चुना है, जो मेरे बहुत पर्सनल है, मेरे बहुत क्लोज़ है। तो रिसेंटली आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा है कि वॉर मेमोरियल एक बनाया जा रहा है, 1971 वॉर मेमोरियल ये बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। तो जब ये न्यूज़ लोग पढ़ते हैं तो ये सबको हैप्पी मेमोरीज़ इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे में बताता है, लेकिन हमें उसके बियॉन्ड जाके एक बार देखना पड़ेगा कि रियल सिनेरियो क्या था और कैसे हमारी देखिए कैसे स्ट्रगल हुआ, क्या रियल प्रॉब्लम्स थे माइग्रेशन के वक्त। हम इसके बारे में आज आप सबसे ओपनली आपसे आज ओपनली बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप मुझसे जितने भी आपके मन में जितने भी क्वेरीज़ हैं और हमारे दर्शकों को जिनको आप बताना चाहते हैं कि क्या उन्होंने फेस किया और किस प्रोसेस के थ्रू आए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ क्या फैसिलिटेट किया जो लोग माइग्रेट करके आए, आप इन सब से मुझे ओपनली पूछिए और हम यहाँ पे आपका जवाब देने के लिए आए हैं। जस्ट स्टार्ट। तो राज भाई, हमारा चैनल द काशी क्लैन, तो हम ऐसा कंटेंट देते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो हम यह बात करेंगे कि जैसे क्रोनोलॉजी सबको पता होगी कि भारत आज़ाद हुआ 47 में, फिर 71 में लड़ाई हुई, उससे पहले मुक्ति बाहिनी का और बाद में क्या रोल रहा, वो सब कुछ अवेलेबल है नेट पर। लेकिन हम आज बात करेंगे कि वहाँ की जनता ने क्या सहा, वो कैसे माइग्रेट हुए, अभी कैसा माहौल है वहाँ पर, हिंदूज़ का क्या था, मुस्लिम का रोल क्या था, मुक्ति बाहिनी का रोल क्या था, जो ह्यूमन एंगल सोसाइटी पे क्या भी था, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन हम उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ थे बांग्लादेश में, आपका मतलब एक बार लोकेशन बता दीजिए ताकि जनता रिलेट कर पाए, हमारी ऑडियंस रिलेट कर पाए। देखिए बेसिकली अगर स्पीकिंग अबाउट माय फैमिली, मेरी परिवार का अगर आप बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में इंडियन उत्तर 24 परगना के एकदम जस्ट बगल में बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जोशोर डिस्ट्रिक्ट। और जोशोर डिस्ट्रिक्ट के बेतेंगा ग्राम में मेरी फैमिली बिलोंग करती थी। ये जो गांव है ये एक रिवर स्ट्रीम के पास में ही था। तो उस रिवर स्ट्रीम का नाम था खवादक रिवर। हाँ, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जब ये गंगा वहाँ जाती है तो उसकी खवादक रिवर थी। और ये खुलना डिस्ट्रिक्ट है, खुलना स्टेट है, सॉरी, खुलना स्टेट में ये पड़ता है। तो यहाँ से मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है। और जो मेरी स्टोरी है वो यहाँ से ही स्टार्ट होके और इंडिया तक की स्टोरी है। और लेकिन अगर हम इसके बारे में अगर और बताना चाहेंगे तो हम इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे।
अच्छा, आप अब ये बताइए कि आपके पापा ने माइग्रेट किया, आपके दादा ने, कौन सी जनरेशन ने आप माइग्रेट किया? आपके पापा कितने साल के थे तब माइग्रेशन हुआ तब? एग्जैक्टली साल के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। ही वॉज एन एडोलसेंट एज, और लाइक ही उनको कॉन्शियसनेस थी कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस नहीं थी। लेकिन जो जो मेजर जो मतलब कि हमसे पहले, मुझसे पहले तीन पीढ़ियाँ जो थी, मुझसे पहले जो मेरी दादाजी की पीढ़ी थी, उन्होंने प्रॉपर माइग्रेशन किया। और मेरे पापा लोग जो थे, मेरे पापा के भाई बहन थे जो मेरे बुआ लोग थे, उन लोगों ने उस चीज़ को सेकेंडरी फॉर्म में उनको ऑब्ज़र्व किया, इस प्रोसेस को। तो जो कि मेरे पास जो कहानी है वो मैंने दोनों जनरेशन से इंटरेक्ट किया है, तो मेरे पास जो स्टोरी है वो दोनों स्टोरियों का होलसम है। अच्छा, आपने माइग्रेट कब किया? 60 के दशक में, 70 के दशक में आपने कब माइग्रेट किया? ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का जो माइग्रेशन है, एग्जैक्ट ईयर उस वक्त किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 69 और 70s के बीच में ही ये माइग्रेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मार्च में वॉर शुरू हुआ था, मार्च 1971 में, और 16 दिसंबर को 1971 को वॉर एंड हो गया था। लेकिन आपने 2 साल पहले माइग्रेट किया, कुछ माहौल, क्या माहौल था वहाँ पर सोसाइटी के लेवल पर? देखिए, आप जैसे कि कभी भी कोई वॉर जो भी मतलब कि स्टार्ट होता है, वो कभी एकाएक वॉर बर्स्ट आउट नहीं होता है। सबसे पहले वहाँ सोशल चेंजेस आती हैं, फिर उसके बाद वॉर स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है इस चीज़ में, वो होता है कि जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आते हैं, तो आप इलेक्शन में अगर आप देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान और क्या कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये दोनों के बीच में इलेक्शन होता है, जो 300 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन होता है, और जिसमें शेख मुजीबुर रहमान 167 वोट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये जीतते हैं, और क्या कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 86 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीतते हैं। अब चूँकि इस जीतने के बाद, अब जो कोई भी पर्सन जो इलेक्ट्रोली विन होके आया है, इलेक्शन के थ्रू जीत के आया है, अब उसको पावर हैंड ओवर होना है। तो वहाँ पे जनरल याया खान, उन्होंने जो पावर है वो ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके बाद जो है मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में फोर्सेस आई, जिनका नाम था रज़ाकर्स। वो आके एट्रोसिटीज़ करना शुरू की, जो कि मोस्टली उन वोटर्स के लिए, मतलब कि उन सिंपथाइज़र्स के ऊपर एट्रोसिटी स्टार्ट हुआ, जो कि जनरल शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, जो लोग सिंपथाइज़र्स थे, जिन्होंने उनको वोट दिया था। उसके बाद क्या होता है कि इस प्रोसेस में वायलेंस होता है, और लोग उस वायलेंस के आउटबर्स्ट में, फियर ऑफ उस वायलेंस में, वो लोग फिर प्लान करते हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 दिसंबर 1970s का ये टाइम है, जब ये इलेक्शन होने के बाद ये रिज़ल्ट आता है। अच्छा, आपने कहा वो फोर्स आई, तो उन्होंने पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट किया था या सभी लोगों को, मतलब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में? जब वो स्टार्टिंग में जो फोर्स आई, तो फिर फोर्स का जो पहला टारगेट था, पहला मोटो जो था, वो था सिंपथाइजर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने उनको वोट दिया है। फिर शेख मुजीबुर रहमान जो था, वो उनकी जो अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस थी, एक देखिए, एक लीडर की अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस होती हैं और एक कंट्री की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो एस्पिरेशन थी, वो थोड़ा सा वो सेंट्रिस्ट आदमी थे, ना ही लेफ्ट विंग ना राइट विंग। तो उनको मेजॉरिटेरली हिंदू वोट मिला। तो जो फोर्सेस, रज़ाकर्स जो लोग आए, उन लोगों ने जिनको सबसे पहले टारगेट किया, दे वर मेजॉरिटेरली हिंदूज, अब माइनॉरिली यू कैन कॉल देम एलिट मुस्लिम्स और लिबरल मुस्लिम्स। अच्छा, तो अब आप एक बार डेमोग्राफी बता सकते हैं कि 1974 के वॉर के पहले हिंदू कितनी पॉपुलेशन थी, मुस्लिम्स की कितनी? देखिए, आप डेमोग्राफी को, अगर आप पर्टिकुलरली अगर डेमोग्राफी को ही लेकर जाएंगे, तो आप डेमोग्राफी में राइट नंबर्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखिए 1947 में अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे कि, तो ये अब ईस्ट और वेस्ट का डिवाइडेड डेमोग्राफी नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। जो भी है कि वो 30% पाकिस्तान एज अ होलसम नेशन, एज अ पूरा कंप्लीट नेशन का 30% पॉपुलेशन जो था, वो हिंदू पॉपुलेशन था। फिर जब अब ये जो फिर 1971 में जब पाकिस्तान, क्या ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होके बांग्लादेश बनता है,
और जो नई कंट्री बनने के बाद जो वहाँ पे सेंसस होता है उसमें आता है 20%। तो 20% में क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आएगा जब हम इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे। तो 20% जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें भी प्रॉब्लमेटिक फिगर्स है। और प्रेजेंटली अभी बांग्लादेश का जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक जो स्टेटस ऑफ हिंदू है, वो 8.9% है। अच्छा, तो 30% से 8.9% तक पहुंच गए। हाँ, 30%। देखिए, आप कोई भी सोसाइटी, कोई भी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली वो अगर 30% से अगर सस्टेन कर रही है, तो इस बीच में मतलब कि डाटा है ईस्ट पाकिस्तान का, वो थोड़ा सा आप मतलब इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। अगर आप 30% देखेंगे, फिर उसके बाद 30% 1947 के सामने साथ है। फिर उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है थ्रू आउट द टाइम। पॉपुलेशन हर जगह पे बढ़ती है या फिर स्टैगनेंट रहती है जितने परसेंटेज हैं। फिर उसके बाद 1970 के बाद मैसेकर स्टार्ट हो जाता है। 1970 के बाद मैसेकर जब स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से पॉपुलेशन पलायन करती है, इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद जब उसमें जैसे आप वहाँ की जो उस समय की जो पॉपुलेशन थी, जो 1970 के टाइम में, वो थी 70 मिलियन पॉपुलेशन। उसमें से ये लमसम माना जा रहा है कि 30 मिलियन, जो अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन, वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आती है, जो माइग्रेट करती है। फिर आप कैसे 71 में ये जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ 20% हिंदूज रह गए हैं? क्योंकि आपका तो जो मतलब कि 30% जो है, 70 मिलियन में से 30 मिलियन जो है, वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है। और वो अगर इधर आ गई है, तो आप फिर से कैसे कह सकते हैं कि आपका क्या कहते हैं 30% से 20% ही रह गए हैं? तो देयर इज़ अ फार्स इन डाटा। और प्रेजेंटली 8.9%, ये तो सबको पता ही है। ये डाटा की गड़बड़ी तो सदियों से चलती आ रही है, इस पे हम कभी फिर बात करें। अब हम बात करते हैं पलायन पे। मतलब आपकी फैमिली, कितने लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट किया बांग्लादेश से? हम सुनते हैं कि 20 लोग वहाँ से चले हैं, तो आते आते 2 ही लोग बचते हैं। हमने 1947 के माइग्रेशन की स्टोरी सुनी है, तो आप उसके बारे में बताइए कि स्टोरी क्या थी, कैसे, क्यों स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और कब पहुँचे। इनकी फैमिली क्यों पलायन की? हाँ, मेरी फैमिली का जो पलायन करने का जो रीज़न था, वो मोस्टली, देखिए, जब भी कोई, देखिए, एक इंसान वो वंशानुगत तरीके से किसी जगह पे रहता है, उसके ज़मीन से, उसको सोसाइटी से, उसके आबो हवा से उसको लगाव हो जाता है। फिर उसके बाद उसको माइग्रेशन करने के लिए सिर्फ कोई एक रीज़न नहीं होता है जो कंपेल करता है। वो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम, उस पर भी मतलब जब क्वेश्चन मार्क आ जाए कि जब क्या कमाएगा, क्या परिवार वालों का क्या दोहन करेगा, तो ये सारी चीज़ें, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी ख़त्म हो जाना, वन ऑफ द मेजर रीजंस होते हैं कि जब आपको क्या एलिनिएट फील करवा दिया जाता है, तभी कोई आदमी, कोई पर्सन वो माइग्रेट करता है। तो अगर आप देखा जाए कि जब ये 1970 के बाद जब ये इलेक्शन, जो हम बैक टू माय ओल्ड कन्वर्सेशन, हम अपनी पुरानी बातों की तरफ फिर से लेके चलते हैं आपको, कि जब ये इलेक्शन, जब मिस्टर शेख मुजीबुर रहमान आ जाते हैं, जीत जाते हैं, और फिर उसके बाद रज़ाकर्स आते हैं। वो रज़ाकर्स आने के बाद उनका पहला काम था कि वो एट्रोसिटीज़ स्टार्ट करते हैं, लाइक मारना, पीटना, लूटना, रेप करना, ये सब स्टार्ट करते हैं। तो उस भय से कि हमारी बहन बेटियां, इट वाज द रेस फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल मतलब ज़िंदा रहने का रेस था। तो इसकी वजह से हमारी फैमिली आती है, और आने के बाद चूँकि हमारे थोड़े लिंकेजेस थे, मेरी पर्सनली स्पीकिंग मेरी फैमिली के लिंकेजेस थे इंडिया में, जो कि वेस्ट बंगाल था। वहाँ पे हम लोग के पुराने लैंड्स थे, तो हम लोग आके, हम लोग का सेटलमेंट, जो रीसेटलमेंट हुआ, रिहैबिलिटेशन जो हुआ, वो कंपैरेटिवली इजी था बाकी लोगों से। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का जो रिहैबिलिटेशन जो था, वो बहुत टफ रहा है, और जिसके ऊपर लोगों का कॉन्शियसनेस या फिर सिंपैथी नहीं जग पा रही है, जिस तरह बाकी सारी कम्युनिटीज़ के लिए लोग सिंपैथाइज्ड हैं। तो आज जो मेरा जो आज आने का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, वो मेजरली ये है कि एज लाइक एक्सोडस ऑफ हिंदूज इन कश्मीर 19 जनवरी, सब लोग को पता है, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम द डे। सेम अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान बोले तो जो अभी जो रियल पाकिस्तान है,
जो पहले वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ से जो सिखों का माइग्रेशन हुआ और हिंदुओं का मैसेकर हुआ, सिंधी कम्युनिटी और बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो थे वहाँ से जो माइग्रेट करके आए, उनके साथ जो हुआ, तो उनके बारे में भी हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी जो पीछे छूट गई है, हो सकता है ये इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप की वजह से या किसी कारण की वजह से कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे टाइज रखने हैं। इस कम्युनिटी के बारे में जो नहीं बात करता है, द माइग्रेंट्स ऑफ बंगाल, तो हम आज उसके बारे में बात करना तो चाहते अच्छा, मैंने जितना अभी सुना तो आपका फैमिली का माइग्रेशन का कारण था फियर, डर, अपने सर्वाइवल के लिए। हैं। सर्वाइवल एंड लिवलीहुड। तो आप वो जर्नी को हमें बताइए कि आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया। जैसे मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में ही सुना था कि 47 में यहाँ हरियाणा पंजाब से माइग्रेशन हुआ, तो यहाँ ट्रक भर के लेके जाते थे हरियाणा से पंजाब, ट्रेन चलती थी। तो आपका कैसे, आपने कैसे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था आपका, कैसे किया आपने? देखिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे आप अगर बंगाल को अगर एज अ बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अगर आप दोनों के ही उस समय के इकोनॉमिक सिचुएशंस को, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर देखेंगे, तो मेजॉरिटेरली जो जूट का कल्टीवेशन जो होता था वो वेस्ट बंगाल रीजन में होता था और ईस्ट बंगाल में सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। तो ईस्ट बंगाल में होता क्या था कि वहीं से ही क्या जूट का ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब मर्चेंट्स आते थे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था। पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना हुआ था, रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रक, रेलवे जो भी था वो था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड्स अगर सिस्टम है, अगर रेलवेज है, उन सब में रेबिलियन फोर्सेज आके ऑक्यूपाइड थी, वो चोक करके रखा हुआ था उन्होंने। तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोकल लोगों ने जो बनाया, वो मेन रोड के बगल जो पेडिस्ट्रियल्स होते थे, उन्होंने उसका सहारा लिया। गांव से गांव होते हुए ये लोगों ने माइग्रेट किया। और इंटरेस्टिंगली आई टेल यू, लाइक बीइंग अ बंगाली, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, लेट मी टेल यू, जो बंगालीज में हम लोगों में बड़ा फेमस है झालमुड़ी। तो झालमुड़ी की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि देखिए, एज अ बीइंग अ बंगाली, एक बार मैं आपको रोकूंगा, ये झालमुड़ी हमें तो नहीं पता है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, आप कृपया हमारी ऑडियंस के लिए बताइए क्या है। झालमुड़ी एक तरह का बंगाल का एक स्टार्टर डिश कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं। वो हम लोग क्या है, पफ्ड राइस, ये पफ्ड राइस को हम लोग, मतलब कि डबल बॉयल राइस को हम लोग उसको सैंड पे फ्राई करते हैं और पफ्ड राइस होता है। इट्स लाइक उसको हम लोग किसी भी चीज़, प्याज, मिर्च या बेसिक जो एग्रीकल्चरली जो नॉर्मली जो मिलते हैं, हम उसके साथ उसको काट के अपने सॉल्ट का सॉल्ट मिलाया, तो टेस्ट के अनुसार हम लोग खा सकते हैं। लेकिन इट्स वी कैन नॉट कॉल इट, हम लोग इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये कंप्लीट फूड है, लेकिन हाँ, एक सर्वाइवल के लिए ये ठीक ठाक है। और बीइंग बंगाली, आई कैन टेल यू कि बंगाल जो है वो बे ऑफ बंगाल के एकदम सटा हुआ है, तो वहाँ रिलेटिवली ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ का, कोई भी फूड प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। तो जो चीज़ ज़्यादा ड्राई होती है कंपेरेटिवली, जैसे आप जान रहे हैं पफ्ड राइस, वो कंपेरेटिवली ड्राई है तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग द माइग्रेशन, या फिर या कहा जाए कि मैसेकर जो ये हुआ, द राइस हैज़ हेल्प्ड, ये जो लाई था जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया लोगों को कि एज अ फूड सोर्स बन के, क्योंकि लोग माइग्रेशन के वक्त कुछ ला नहीं सकते थे। तो लोग क्या करते थे कि एक बोरी या फिर कुछ कपड़े में बांध लिया लाई और उसको लेके आना शुरू करते थे, और आते वक्त रास्ते में कहीं थोड़ा प्याज काट लिया, थोड़ा मिर्च काट लिया और थोड़ा नमक काट के मिला के खा लिया। तो दिस वाज द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर देम ट्रेवल के दौरान, माइग्रेशन। आपके कितने वो, आपके जब परिवार ने माइग्रेशन किया तो कितने लोगों ने एक साथ वहाँ से चले थे? आप कितने लोग की बात मत करिए, ये लाखों में हो रहा था। आपके स्पेशली आपके परिवार के बारे में बात, तो आपके परिवार भी एक ग्रुप में चले था? हाँ, हम लोग जैसे लाइक एक गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होके, एक गांव के लोग, फिर पीछे से कुछ और गांव के लोग आ रहे हैं, तो ऐसे करते ये हुजूम बन के लोगों ने क्रॉस किया। गांव का गांव एक साथ माइग्रेशन कर रहा था। गांव माइग्रेशन कर रहा था। और चूंकि बंगाल में जो कनेक्टिविटी है वो रेलवे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि वो डेल्टा रीजन है। तो माइग्रेशन करने के लिए आपने देखा होगा पंजाब में ट्रेनें चली, और बाकी ऐसा बंगाल में नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल में वो पार्टीशन का फर्स्ट फेज था वो पंजाब ने झेला। हम लोग तो पार्टीशन के जो बंगालीज ने जो झेला
वो पार्टीशन का सेकंड फेज था। तो उस समय उतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई और गवर्नमेंट का जो मेन फोर्स था वो बांग्लादेश को लिबरेट करना था बाय एनी मीन्स, क्योंकि हम लोग टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना चाहते थे। तो माइग्रेशन के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था उस पर किसी ने गौर ही नहीं किया। तो बहुत हार्श हो जाता है, क्योंकि तब फिर चप्पल का भी चलन नहीं था, तो लोग चप्पल जूतों का चलन इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोग खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी के बने हुए जूते। तो आप समझ लीजिए कि कलकत्ता की जो वेस्ट बंगाल का जो बंगाल रीजन एज अ होल है वो डेल्टा रीजन है। वहाँ पे जो जो ज़मीन जो है वो ब्लैक सॉइल है, चिपचिपी सॉइल होती है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा वो ट्रैप करके रखती है। तो उसके साथ चलना इज़ वेरी टफ। तो उन लोगों ने वो कीचड़ के साथ उस गांव होते हुए उन लोगों ने क्रॉस किया। लाखों लाख की हुजूम था वो। एक बार आप जर्नी के बारे में थोड़ी हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, कैसी जर्नी रही थी, क्या मुसीबतें आई रास्ते में, चेक पॉइंट, आर्मी, मिलिट्री, किसी ने रोका, आपके साथ क्या क्या हुआ, एक बार वो थोड़ा बता दें। जैसे कि जैसे कि हर सोसाइटी में अब जब आप एक्सक्लूड किए जाते हैं और आपको माइग्रेट करना पड़ता है, तो एक नॉर्मल जो चेक एंड बैलेंसेस होती हैं वहाँ के सोसाइटी ही विजिलेंट बन के कर देती है। अब जो वहाँ के लोकल्स थे, जैसे हर सोसाइटी में होते हैं बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो हर सोसाइटी में होते हैं। तो वो बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वो लोग ही एज अ विजिलेंटी बन के मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करना। मेन रोड पे तो फोर्सेस थी, तो होता क्या था कि जब लाखों लाख की फोर्स चल रही है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे मैंने डायरेक्टली मतलब मेरे पास तो मैंने उसको फर्स्ट हैंडली नहीं फील किया है, ये मैंने मतलब वर्ड ऑफ माउथ आप समझ सकते हैं कि तो फिर अब ये मेरे रिलेटिव। मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहूँगा कि कृपया वो बीच में ना बोले, हम कर लेंगे बाद में। तो मेरी फैमिली में मेरी दादी जो मेरे साथ रही, अभी लास्ट 2019 में उनकी डेथ हो गई है, और मेरे कुछ एक रिलेटिव्स और मेरे कुछ बड़े पापा, इन लोगों ने मुझे पूरा बताया सिनेरियो कि क्या चैलेंजेस थी, क्यों उन लोगों माइग्रेशन कर रहे थे, और माइग्रेशन के दौरान भी क्या चैलेंजेस थी। आप सोच लीजिए कि माइग्रेशन के समय जब फोर्सेस उनको मारने के लिए आ रही हैं, हाँ जो रज़ाकर्स थे, जो रज़ाकर्स जो थे वो आर्मी की जो लाइक मिस्टर याया खान ने मिलिट्री रूल जो लगा दिया, तो मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद जो रज़ाकर्स आए उन्होंने वो तो वाइट वॉश करने के लिए आए हुए थे। फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसा हुआ कि हिंदू वुमेंस वर ट्रीटेड एज वॉर मेडल्स, कि वहाँ पे फतवा जारी, मतलब कि चूँकि जैसे मुक्ति बाहिनी जो थी, ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का मानना ये था कि मुक्ति बाहिनी में मोस्टली हिंदूज़ हैं, तो इनको क्रश कैसे किया जाए। तो इनको क्रश करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ टारगेट बनाया कि हिंदूज़ के साथ जितना ज़्यादा हो सके मैसेकर करो, और हिंदू वुमेंस को वॉर ट्रॉफीज़ की तरह यूज़ करो। और इनफैक्ट वहाँ फतवा दिया गया, वहाँ के मौलानाओं के द्वारा फतवा दिया गया कि रेप द वुमेंस। हाँ, इनफैक्ट मिस्टर याया खान हैज़ कोटेड समथिंग लाइक किल 3 मिलियन, रेस्ट विल ईट विद योर हैंड्स। और लेट मी टेल यू, आपको बहुत मतलब कि लाइक बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनोसाइड जो ये जेनोसाइड हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसके बाद जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट ने ये कहा कि पाकिस्तान कैंपेन इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू एक्सटर्मिनेट फोर्सिबली द हिंदू पॉपुलेशन। मिस आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की बात कही हुई है। और मैं अपने बारे में बताऊं, जब मेरी फैमिली, जो मतलब मैंने वर्ड ऑफ माउथ से जो सुना कि मेरी फैमिली जब आ रही थी, तो आपको सबसे बुरा मेरी फैमिली के लिए जो एक्सपीरियंस था, जो कि ओल्ड एज थे, जो लोग चल नहीं सकते थे इतनी दूरी से। क्योंकि मेरी फैमिली का, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा खुलना स्टेट था जो कि एडजेसेंट टू इंडियन बॉर्डर है, और जेशोर डिस्ट्रिक्ट ये एकदम ही बॉर्डर अलाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है
टू इंडिया, तो हम लोग की फैमिली को उतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बाकी जो सारे लोगों को प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि जो लोग चल नहीं सकते उनके साथ क्या होगा। हाँ, हुआ रिलायबल सिटीजन्स, जो मतलब कि जो वर्क फोर्स में नहीं है, जो लोग नहीं काम कर सकते, उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको, चूँकि जो टारगेट्स वर यंग पीपल्स, जो लोग जवान थे जिनके पास करने के लिए था, मर्दों को मार दिया जाता था, औरतों को वॉर मेडल्स की तरह यूज़ किया जाता था, उनके साथ रेप हो रहा है। तो इससे बचने के लिए जो बूढ़ों को आप क्या करेंगे, बूढ़ों को साथ नहीं ले जा सकते, तो बूढ़ों को 2 टाइम का खाना दे के लोग रोते हुए छोड़ के फिर निकले वहाँ से। और उन लोगों ने वो चीज़ सहा कि एक तो आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है, उसके बाद किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी के ताऊ, या फिर किसी के बीमार भाई बहन जो चल नहीं सकते, उनको वहाँ छोड़ के आना। इनफैक्ट जब आपको अगेंस्ट अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जब कोई गवर्नमेंट कहीं बन जाती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ही सही से मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग आपके रिसोर्सेज को हड़पना चाहते हैं। तो वहाँ लोग जो फसल कर रहे हैं, फसल को लूट के लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ एक बेसिक रीज़न थे जो छोड़ना पड़ा, और छोड़ते वक्त की कहानी। लेकिन अब जब चल रहे हैं, चलते वक्त क्या हो रहा है कि आप मेन रोड से नहीं चल सकते, आपको पेडिस्ट्रियल से चलना है, और खाना आप ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि खाना की सेल्फ लाइफ नहीं है। तो आप लाई लेकर चल रहे हैं, जो कि वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू थी, और जो बहुत लेस न्यूट्रिशन थी जिसमें होता है, और आपको हफ्ता 10 दिन चलना है। आप चलते जा रहे हो तो प्यास लग रही है। इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू वुमेंस जिनको मेनोपॉज नहीं हुआ था, जो पीरियड्स में थी, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कितने सारे बच्चे बूढ़े वो माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गए रास्ते में। फिर लेट मी टेल यू अबाउट, चलिए हम आपको इस बारे में भी इस तरफ भी लेकर जाते हैं कि मेरी परिवार में क्या हुआ। कि हमारी एक बुआ है, बुआ, शी वॉज जस्ट बॉर्न, न्यूली बॉर्न, शी वॉज लाइक नॉट न्यू नटाल, बट शी वॉज लाइक नटाल और एडोलसेंट, लाइक वेरी माइनर शी वॉज। तो उनको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी, क्योंकि उस धूप में लू, तो सब प्रॉब्लम में। तो लोगों से मांग के पानी, किसी तरीके से मांग के पानी पिलाया जाता था उन लोग को। फिर उसके बाद जाके छुप रहे हैं लोग, क्योंकि कभी भी फायरिंग स्टार्ट हो जा रही है भीड़ पे। कुछ 7-8 लोग आके 1-1, 1.5 लाख लोगों के ऊपर उनका सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जबरन की क्या लेके जा रहे हैं, उन पे लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, फोर्सफुली एब्डक्शन हो रहा है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट मैंने, इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, कि कुछ लोगों ने एक इंसान को पकड़ लिया, उनके साथ उनका यंग बेटा था, तो उनसे लूट मार करने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ही ऑब्जेक्टेड, उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे अपना सामान, क्योंकि सब कुछ छोड़ के ही आ ही रहे हैं, अब खाने का सामान या फिर बेसिक जो ज्वेलरीज जो इंसान जितना लेके जा सकता है, क्योंकि एकदम ही न्यू टेरिटरी, न्यू जगह पे पहुंच रहे हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए, तो कुछ तो ज़रूरत होगी वहाँ पे जाने के बाद। किसी को नहीं पता है कि कहाँ है इंडिया, कहाँ है बांग्लादेश, बस सेफ्टी के लिए, क्योंकि हिंदुओं का मैसेकर हो रहा था, वो सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के लिए होते, इट इज़ अ रेस फॉर सर्वाइवल। तो कहीं पे भी आप नई जगह जाते तो कुछ पूंजी, कुछ पैसे आप बचा के ले जाते थे। तो आप मनी को, कैश को नहीं लेके जा सकते हैं, आप गोल्ड को, जो गॉड्स मनी जिसे कहा जाता है, आप उसको लेके गए, उसको भी लूटने लोग आ गए। तो ऐसे ही एक रिलेटिव थे, उनके साथ क्या हुआ कि उनको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनसे कहा कि तुम पैसे दो, तुम सामान दो। और तो वो लड़का यंग था, उसने एज अ रेबिलियस एटीट्यूड उसने मना किया। तो उसको पकड़ के लेकर गए, कहे कि आज इसको काट देंगे, मतलब आई विल चॉप ऑफ हिज हेड, उनका गला काट दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनके पापा को देखा नहीं गया, वो गए अपने बच्चे के लिए फेयर शेयर ऑफ लगाओ, क्योंकि इतना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, अब ये भी चला जाएगा तो क्या हुआ। तो वो गए और उन्होंने उस जो मारने वाला जो कटारा था, उससे उन्होंने उस इंसान का गला काट दिया। और 1 लाख की भीड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी थी कि 1 लाख के भीड़ में आप जहाँ से चल रहे हो, जहाँ जाना है वहाँ तक आप सभी लोग यूनाइटेड हो, ये भी एक बहुत हार्ड टास्क था। मेरी दादी बताती थी कि साड़ी का पल्लू फाड़ के रस्सी बनाया जाता था और सभी लोग रस्सी पकड़ के उस भीड़ में एक साथ रहते थे। तो
लेट मी टेल यू, जिस बंदे की कहानी मैं बता रहा हूँ उस उनके ऊपर फिर वापस आते हैं कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो मर्डर कर दिया, इट वॉज बेसिक जस्ट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं करने को। उन्होंने कहा कि मेरा लुंगी पकड़ो और भीड़ में भागो, और भीड़ में भागते भागते वो बेटा उनके बाप से अलग हो गया। फिर वो बेटा फिर मिला ही नहीं, उनको लगा कि उनके बेटे का अंत हो गया। फिर फाइनली जब जाके वो लोग इंडिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद पता चलता है कि नहीं, मेरा बेटा ज़िंदा है। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है। और इस जो थ्रू आउट द जर्नी, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्लेन लैंड है कि आपको चलते चले जाना है और क्रॉस करना है। इसके बीच में पतली पतली ब्रूक्स थी, स्ट्रीम्स थी, रिवर स्ट्रीम्स, जो कि डेल्टा रीजन में होता है। तो चूँकि ये मानसून टाइम नहीं था, तो उस समय क्रॉस करने में थोड़ी आसानी हो रही थी, पानी कम था। लेकिन आप समझ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन का लेवल, जब धूप ज़्यादा होती है तो पानी स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने की वजह से डिहाइड्रेशन तो होता ही है, लेकिन जो स्थिर पानी में डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। आप नदी का पानी पी नहीं सकते। तब मोस्टली बंगाल उस रीजन में डेवलपमेंट इस लेवल का नहीं था कि लोग ट्यूबवेल या फिर कुआं बना के रखे, तो वो नदी का पानी भी नहीं पी सकते थे। तो डायरिया, डिहाइड्रेशन से लोग एकदम, मतलब कि अगर 1 लाख निकल रहे हैं तो 70,000 ही पहुंच पा रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन थी। लोग खो जा रहे हैं। बहुत ही तगड़ी कहानी है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखा जाए तो मेरी दादी बताती हैं कि जब वो लोग वो ब्रूक्स क्रॉस करती थी, तो वो लोग कहती थी कि हम लोग को फील होता था जब हम लोग उस ब्रूक को क्रॉस करते वक्त कि कीचड़ के नीचे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो दिस वॉज द हेल ऑफ अ स्टोरी। ये सब कहानियाँ ही हैं जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। अभी 1-2 फिल्में आ रही है, जैसे अभी ईशान खट्टर की पीपा, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो एक फिल्म वॉर पर आ रही है। एक 1971 मनोज बाजपेयी पे वॉर ऑफ प्रिजनर की वॉर पे फिल्म बनी है। लेकिन जो ये सर कहानी बता रहे हैं हमें, भाई कहानी बता रहे हैं, ये कभी हमारे सामने नहीं आई है। तो सर, आप जैसे वहाँ से माइग्रेट हुआ, आपने बॉर्डर क्रॉस किया, तो आपके पास कोई वहाँ रिलेटिव थे इंडिया में, या आप रिफ्यूजी कैंप में रहे थे? कहाँ रहे थे सर फिर आप? ये देखिए, ये बस खाली मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी फैमिली का सौभाग्य था कि वो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे होने की वजह से वो लोग, उनके कुछ एक ऑफस्प्रिंग, कुछ एक स्ट्रीम्स जो थी वो इंडिया में आ चुकी थी। उनके पास अपनी ज़मीन थी। तो वो ज़मीन में, चूँकि मतलब कि मेरी फैमिली का जो माइग्रेशन का जो टारगेट था वो कोई रिफ्यूजी कैंप नहीं था, वो था उस जगह पहुंचना जहां मेरे रिलेटिव रहते हैं। तो हम लोगों ने वो चैलेंजेस नहीं फेस किए। लेट मी टेल यू कि जो लोग आए हैं रिफ्यूजी कैंप में, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राशन प्रोवाइड किया, इनफैक्ट कपड़े भी प्रोवाइड किए कई जगह। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैरिड वुमेंस का, यंग गर्ल्स का। आप राशन पहुंचा सकते हैं, आप हेल्थ सैनिटेशन का क्या करेंगे? उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उनके साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो पॉकेट्स में रह रहे थे रिफ्यूजी कैंप्स में, वहाँ पे चोरी होना, लूट मार होना, लड़कियों का गायब होना, इट वाज अ कंसिस्टेंट इवेंट। तो जो ये तो डबल मार थी। फिर उसके बाद इंडिया की जो सोसाइटी थी, वेस्ट बंगाल की सोसाइटी, इवन दे स्टॉप टू एक्नॉलेज देम। टू एक्नॉलेज मीन्स कि उनको एसिमुलेट करने से नहीं, वो एसिमुलेट नहीं की। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि दे वर बिन हर्ट, और वो इतने ज़्यादा दुखी हुए, ना ही उनको रिकग्निशन मिला। बस हाँ, जैसे तैसे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कराया गया। अब रिहैबिलिटेशन भी कैसे कि आप यूपी में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा हो गया, तो मेजॉरली हमें गोंडा ही याद आ रहा है। गोंडा में और बहराइच के आसपास कुछ एक जगह पे हुआ। फिर बंगाल के अगल बगल त्रिपुरा, मणिपुर, असम, बंगाल, झारखंड, ये सब जगह पे बस खाली माइग्रेशन हुआ। रांची में भी हुआ कुछ। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी थी, जैसे कहते हैं एक सॉफ्ट हैंड, वो सॉफ्ट हैंड नहीं मिला, ना रिकग्निशन मिला। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो सर, मतलब आपके परिवार को एक टारगेट था कि हमें यहाँ से निकलना है और हमें अपने रिलेटिव के वहाँ जाना है, हमारी वहाँ पे ज़मीन है, हम वहाँ पे रहेंगे।
लेकिन जो लोगों के पास नहीं था, रिफ्यूजी कैंप में रहे थे, आपने अगर कोई कहानी सुनी हो उनके बारे में कि रिफ्यूजी कैंप में मतलब कैसा था, उनको कब रिहेबिलिटेट किया गया, कब उनको जगह दी गई सरकार की तरफ से, आप उसके बारे में बताइए। मैंने तो 1947 का वो भाग मिल्खा भाग का वही देखा है कि वो एक रिफ्यूजी कैंप दिखाते हैं दिल्ली में, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था उस वक्त रिफ्यूजीज़ को रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट एकदम तत्पर थी कि उनको करना ही करना है रिहैबिलिटेशन। लेकिन जब जो मेजर प्रॉब्लम था वो 1971 का था कि किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि हमने टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना है और हम इस बांग्लादेश को अलग कर देंगे। और उसके बाद रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, गवर्नमेंट उस रिफ्यूजी को कंटेन नहीं कर पाती, यूनाइटेड नेशन से जनरल असेंबली में जाके कहती, इंदिरा गांधी कहती हैं कि वी कैन नॉट कंटेन दिस क्राउड ऑफ माइग्रेंट, दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू लाइक इम्पोज वॉर ऑन बांग्लादेश विच वॉज ईस्ट पाकिस्तान। अब इनको मिटिगेट कैसे किया गया, छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए गए एमपी वगैरह में, तो लाइक आपने उनको रिहैबिलिटेट तो किया लेकिन उनके एम्प्लॉयमेंट का कुछ भी नहीं किया, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, एक सॉफ्ट हैंड के नहीं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अगर पंजाब के इशू में बात करते हैं कि पंजाब वांटेड अ सॉफ्ट हैंड, आईएसआई यूज्ड देम फॉर वायलेंस। एंड उसके बाद भिंडरवाला जो आप जानते ही हैं सारी कहानियाँ, कि अब ये सॉफ्ट हैंड की जो ज़रूरत थी वो बंगालीज़ को भी थी, लेकिन आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया। इनफैक्ट इतना बुरा हाल था इन लोगों का कि ये आप अभी भी उस पॉकेट्स में जाएंगे, शहर के बीच में गांव में कहीं एक पॉकेट्स में लोग रहते हैं, शहर में भी नहीं है वो पॉकेट्स, एकदम गांव में है। वहाँ पे आप जाएंगे, बंगाली स्पीकिंग पीपल्स हैं, लेकिन ना कोई उनके अंदर स्किल है, ना ही एजुकेटेड है, और वो सारे लाइक बढ़ई का काम कोई कर रहा है, कोई फिशरी का काम कर रहा है, सब छोटे काम कर रहे हैं। कोई भी वहाँ से लाइक इट इज़ वेरी रेयरली टू फाइंड कि वहाँ से कोई बहुत आगे निकला है। और मुझे तो बहुत, क्योंकि मेरी फैमिली, आई वॉज सो फॉर्चुनेट इनफ, यही कहेंगे, और मेरे पेरेंट्स का ये जील जो था कि पढ़ाई की तरफ जाने का और आगे बढ़ने का, इस वजह से तो आई हैव नॉट सीन सो मच ऑफ स्टोरीज, लेकिन मेजॉरिटेरली जो है उनकी स्थिति अभी भी वही है जो थी। चूँकि इंडिया में परचेजिंग पावर या रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो वो लोग वो लोग अभी भी सर्वाइवल की ही फाइट है, बस खाली लाइफ स्टाइल थोड़ी सही हो गई है जो वो लोग वहाँ फेस कर रहे थे एक माइनॉरिटी की वजह से। ये वैसी ही बातें हैं जैसे हम एक फिल्म शुरू होती है, फिर दी एंड होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई बात ही नहीं करता है कि उसकी लाइफ में कैसा रहा। वॉर हुई, वॉर ख़त्म हुई, इंडिया जीत गया, लेकिन जो माइग्रेट हुए लोग उनके बारे में कोई बातें नहीं करता है कि उनको कहाँ हुआ, कहाँ उनको जॉब मिली, वो अब कैसे रह रहे हैं। तो सर मेरे एक ऐसे क्वेश्चन है कि तब आपने माइग्रेशन का डिसाइड किया वहाँ से यहाँ आने के लिए, तो आपने रिलेटिव को पहले बताया था? मेरा एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपने कम्युनिकेट कैसे किया था? तो नहीं, अब हम लोगों ने उनको लाके आंखें एकदम चौंका दिया, सरप्राइज दे दिया कि हाय हेलो हम लोग आ गए हैं। उन लोगों ने कहा आइए, फिर हम लोग के लिए 2-3-4 टाइम का एक्स्ट्रा खाना बना और हम लोग खाए। कैसी है अभी, कैसा चल रहा है? और इट वाज लाइक, अब मैंने तो फर्स्ट हैंडली फेस नहीं किया, लेकिन ऐसा था कि जो भी हुआ वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था। अगर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली ड्यूरिंग आफ्टर कमिंग टू इंडिया, हाँ, क्योंकि हम लोग के पास थोड़ी वो आफ्टर कमिंग टू, मैं कहूँ कि आपको सिटीजनशिप का क्या, आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया, सिटीजनशिप के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। अब आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि जब जान हथेली पे लेके आना हो तो सिटीजनशिप फिर मायने नहीं रखता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने माइग्रेशन है इंडिया में कर लिया, फिर आपको सिटीजनशिप कब मिली, कैसे, क्या प्रोसेस रहा उसका? देखिए क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत लोग आए, लेट मी टेल यू कि 70 मिलियन पॉपुलेशन थी पूरे बांग्लादेश की। 30 मिलियन जो थे वो माइग्रेट के लिए, किसी ने माइग्रेशन किया नहीं, सबको फोर्स किया गया माइग्रेशन करने के लिए। 30 मिलियंस ने माइग्रेशन किया। आप लेट मी टेल यू कि सिर्फ बंगाली ही माइग्रेट नहीं किए, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, बिहारी बंगालीज, बिहारी ओरिजिन एंड बंगाली स्पीकिंग,
उनके खिलाफ भी एक तरह का हेट्रेट था। इनकी संख्या 1000 से 1.5 लाख मानी जाती है। रजाकर्स ने इनको भी टारगेट किया, एंटी बिहारी सेंटिमेंट बना क्रिएट हो गया वहाँ पे, उनको भी भागना पड़ा। लेट मी टेल यू, 2 लाख वुमेन्स वर रेप्ड, 2 लाख वुमेन्स वर रेप्ड। याया खान ने कहा था कि इनकी नस्लें बदल दो, इनकी नस्लें बदल दो कि दे डोंट रिमेन बंगाली, दे बिकेम उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानीज। तो इस सिचुएशन में जो लोग भाग के आए, इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी इस पे हत्थे चढ़े। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू ही, 2 लाख मुसलमानों में जो रहे होंगे उनमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक ठाक रही होगी, जो इलीट मुस्लिम्स थी। ये लोग जब भाग के आते हैं उनमें मेरी फैमिली होती है, वो लोग आने के बाद यहाँ पे आए, तो आने के बाद सबसे बड़ा जो सिचुएशन था कि आप रहने को आ गए। भाई तो आपकी फैमिली ने यार माइग्रेट किया इंडिया में, तो आपकी फैमिली ने उसके बाद क्या क्या स्ट्रगल फेस किया? मैंने एक बताया सिटीजनशिप का और लैंड का इशू, और क्या क्या इशू रहे? देखिए, जैसे मेरी फैमिली आती है वहाँ से, तो हम लोगों के पास उस वक्त कोई तैयार नहीं था कि आने के लिए। तो आने से पहले होता क्या है कि वी हैड सम लाइक पेट एनिमल्स जिसे कहा जा सकता है। जैसे हम लोग के पास कुछ बकरियाँ थी, तो हम लोग वो बकरी लेकर आए, फिर बकरी के दूध को बेचना, फिर उससे लाइक अपना जीवन यापन करना। तो ज़मीन तो था रहने के लिए, फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शुरू हुआ, खाना पीना, फिर हमारे पापा और बाकी लोगों को पढ़ना, फिर पढ़ते पढ़ते आगे भी बढ़ना है। फिर बकरी की दूध, चूँकि न्यूट्रिफिक वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटीन है उसमें, लेकिन लोगों को उसके एक पंजेंट स्मेल की वजह से वो पसंद नहीं है। फिर हम लोगों ने स्विच किया बत्तख की तरफ, फिर हम लोग बकरी बेच के बत्तख ख़रीदा, फिर बत्तख के अंडे बेचना, फिर उसके धीरे 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 धीरे, और हम लोग की फैमिली में कुछ जो लोग पढ़े हुए थे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया। धीरे धीरे हम लोग आगे निकले, और आगे निकलते निकलते यहाँ आ गए, और ऐसे ही चला। आप इंडियन गवर्नमेंट के रोल के बारे में क्या कहेंगे उस समय के, कि उन्होंने जो माइग्रेट लोग हुए उनके लिए मदद करी या नहीं करी, और कर सकते थे? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मदद करना और ना करना ये तो बहुत दूर जाके खड़ा हो जाता है। पहला चीज़ है एक्नॉलेज करना। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है। आप जैसे जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी तब तक आप उस पर दवा क्या करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट से सबसे बड़ी जो शिकायत है, थी, रहेगी, जब तक कोई मेजर चेंज ना आ जाए, कि एक्नॉलेज किया जाए जो लोग अपनी जान बचा के आए हैं या आ रहे हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। 1970 के बाद आपने वीज़ा, आपने यहाँ के सिटीज़नशिप तो दे दिया। जो 1970 के बाद जो लोग आए हैं, 1970 से पहले जो लोग आए थे वो लोग तो सिटीज़नशिप उनको था ही। 71 के बाद जो आए हैं उनको सिटीज़नशिप मिला, और उसके बाद अब 2000 के बाद शायद कुछ ऐसा ही है, 2000 के बाद 3 साल तक, 2005 के बाद शायद जो 3 साल रह लिया है उसको सिटीज़नशिप मिल गया है। लेकिन आप इस चीज़ को, आप इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेबरिंग स्टेट्स के बीच में आप हार्मनी क्रिएट करने के लिए आप अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, कि अगर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के अगर टाइस की वजह से कश्मीरी हिंदू का जो एक्सोडस हुआ उसको एक्नॉलेज ना करे, तो आप इतने सारे लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मैसेकर ये यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है। इनफैक्ट अगर हम ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी मेरे मुंह से कि हो सकता है नंबर्स उससे भी ज़्यादा हों, क्योंकि 30 मिलियन लोग माइग्रेट किए। इनफैक्ट माइग्रेट करने के बाद वो लोग इंडिया आने के बाद वो लोग वापस गए कि जो प्रॉपर्टी वहाँ बची है वहाँ बेच दे। तो मेजरली लोगों ने पाया कि लोगों ने कब्जा कर लिया है वहाँ पे। बहुत कम ही लोग थे जो वापस जाके बेच के फिर वापस आ गए। हमें नहीं समझ में आता जो 20% इन्होंने फिगर दिया हुआ था वो कैसे दिया हुआ है कि 1971 के बाद हिंदू पॉपुलेशन 20% है। अच्छा, आपने अभी कहा वापस गए, तो आप लोगों ने भी वापस जाने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, मेरी फैमिली चूँकि इतनी दहशत में थी, डर चुकी थी, तो हम लोग के पास रहने के लिए घर और छत था, तो हम लोग वहाँ जाना सेफ़ नहीं समझे। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे। आप अभी भी जाएंगे
तो आप अभी भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं वो लोग वहाँ से बेच के आ रहे हैं और जैसे तैसे बेच के आ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। अभी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऑल टाइम हाई पर, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। एक मेमोरियल भी बिल्ड करा जा रहा है। अभी त्रिपुरा और अगरतला एक रेल लिंक बनाया जा रहा है बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, कोलकाता से और त्रिपुरा के बीच में। तो अभी आपकी लाइफ कैसी है? और लोगों की जो माइग्रेट है उनकी लाइफ बेटर हो गई है या अभी और सुधार की ज़रूरत है? उनको गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिला गवर्नमेंट में? क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर कोई इंसान किसी जगह पर रह रहा है तो वो उस जगह पे एक्लिमेटाइज होके वो अपने जीवन को जीने की शैली बदल के वहाँ पे जीना सीख लेगा। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करे। गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी ना करे तो भी हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। गवर्नमेंट का जो पहला काम है रिकॉग्नाइज करना। अगर मार्च 26 बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, मैं ये कहूँगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में 26 मार्च शुड बी रिकमेमोरेटेड एज, उसको याद रखा जाए कि वो बंगाली सॉलिडारिटी डे है, क्योंकि इसी दिन की वजह से बंगाल के लोगों ने, बंगाली स्पीकिंग हिंदूज़ ने, बिहारी बंगालीज़ ने जो झेला है वो इसी दिन की वजह से झेला है। और इंडिया में इस चीज़ का एक्नॉलेज किया जाए। आप किसी की मदद ना भी करिए लेकिन उसके दुख में शरीक होइए। हमें ये कहना है प्रेजेंट में जो हमारी लाइफ है, और ये हर कोई जो भी आया है वो मेहनत किया, जिसने जितना मेहनत किया वो उतना आगे आया, और लोग मेहनत करते रहेंगे और आगे आते रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर एक्नॉलेज नहीं करेगी उनके साथ क्या पीड़ा हुई है, अगर उनको सॉफ्ट हैंड नहीं मिलेगा तो लोग रिबल बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो सर, ये कि हम एक वीडियो में तो शायद आपका दर्द बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों लोगों ने, अभी आपने फिगर दिया था 30 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया है, तो एक वीडियो में तो वो नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन सर्च लाइट से लेके ऑपरेशन चंगेज़ खान, ताजमहल को कैमोफ्लेज कराना पाकिस्तान से बचाने के लेकर, फिर वो इमेज आना 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स को सरेंडर कराना, फिर 1972 शिमला एग्रीमेंट में उनको वापस देना। तो हम 2023 में आ चुके हैं जहाँ पर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन ऑल टाइम हाई है। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड एकदम बूम कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आपकी स्थिति में और सुधार हो, गवर्नमेंट आपको और मदद करे। जो लोग अभी, आपने बताया कि आप पढ़े लिखे थे, आपकी फैमिली पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने सरवाइव कर लिया। जो लोग अभी भी नहीं कर पा रहे और इतने ऊपर नहीं आ पा रहे, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनकी सुने, उनको और सुविधा मुहैया कराए। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे इसको? हाँ, बस मैं ये एक लास्ट नोट पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, जो इंडिया में इलीगल माइग्रेशन या फिर NCR कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि NRC, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं बांग्लादेशी एक्सोडस ऑफ हिंदूज़। जिस दिन आप इनको एक्नॉलेज कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सर्वाइवल के लिए माइग्रेट कर रहा है, कौन सिर्फ लाइवलीहुड के लिए माइग्रेट कर रहा है। आप तब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रोहिंग्यास के बीच में और नॉन रोहिंग्यास के बीच में। आप सिर्फ बंगाली बोलने से ही अगर सबकी प्रॉब्लम सेम है तो ऐसा नहीं है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से लेके आप जितने भी टॉपिक जो भी सेंसिटिव हैं वो तभी रिजॉल्व हो पाएंगे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे व्हेन यू एक्नॉलेज द डिफॉल्ट। आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना समय दिया और लोगों को अपनी कहानी के बारे में बताया। मेरा मानना है कि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मैंने बताया वो एक ही पिक्चर देखते हैं। तो सर, आप कुछ बंगाली में हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे तो आप बताइए कुछ। हमने तो वही सुना है, एकला चलो रे तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो सर, आप हमारे चैनल द काशी क्लैन पर आए, आपने अपनी कहानी बताई। हमारी ऑडियंस को शायद नहीं पता था इसके बारे में जो आपने कहानी बताई, क्योंकि हम वही
वॉर के बाद हम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम कुछ और नहीं जानते। हमारी जनता को नया पर्सपेक्टिव मिला, नई कहानियाँ सुनने को मिली, नए किस्से सुनने को मिले। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब टाइम देने के लिए सर। আপনাদের সবাইও নমস্কার আর ধন্যবাদ আমাকে এখানে ডাকার জন্য। আর আমি ভাবি কি এই যে আমি এই আজকে যে পডকাস্টটা হলো, এই পডকাস্টটা অনেক লোকেদের কাছে যাবে, সবাইরা শুনতে পারবে আর লোকেরা এর থেকে রিলেট করতে পারবে। প্রথম যদি কথা আমি বলি, যদি লাস্ট প্রথম অ্যান্ড ফাইনাল, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট কথা ইয়ে কি একটা রিকগনিশনটা হলে সবার থেকে বেশি ভালো। আর রিকগনিশনটা যদি তখনই হবে যখন বাংলা সমাজের লোকেরা আগে আসে, এই কথাটাকে আগে নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। तो सर हम सुन के तो अच्छा लगा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा हिंदी में मतलब बता दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइबर के लिए आपके बंगाली ऑडियंस को हमें कह दीजिए। नहीं, मेरा यही कहना है कि जो मेरे बंगाली ऑडियंस है, अब ये इनको चाहिए कि अब ये सिचुएशन आ गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्सेशन यही है कि हम सभी लोग को इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एक सॉलिडारिटी मेंटेन करना चाहिए। एक सॉलिडारिटी डे की तरह अगर एटलीस्ट हो सके तो सेलिब्रेट करें 26th of March, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एज वेल एज दिस सॉलिडारिटी टू बेंगली हिंदूज। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। আর সবই লোক আপনার সবাইরা যারা বাঙালি অডিয়েন্স তাদের জন্য লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। तो सर ने तो कह दिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर करें हमारे चैनल को। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी कहानी ह्यूमन एंगल आपको मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं और नहीं सुना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा कर रखें। आगे हम ऐसी कुछ और कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे, कुछ नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, कुछ नई एरिया से और कहानी लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारी और पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं जो अभी तक हमने बनाई है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि और आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ आपकी शिकायत है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।